छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के और प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो हमारा 1964 में गठित किया गया, 1966 में उसने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपी है, अपने सुझाव जो है सरकार को सौंपे हैं। तो उन सुझावों में बहुत कुछ सुझाव तो हमने पहले वाले पीरियड में पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में हमने उसको बता दिया है। अब आगे के और सुझाव पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक सुझाव है विद्यालय शिक्षा के प्रसार संबंधी सुझाव और विद्यालय शिक्षा के उन्नयन के बारे में क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं। यानी विद्यालय की जो शिक्षा होती है, चाहे आपकी प्राथमिक शिक्षा हो चाहे आपकी माध्यमिक शिक्षा हो, उसका प्रसार किस तरह से करना चाहिए, उसका फैलाव किस तरह से करना चाहिए। प्रसार का मतलब यह है कि पूरे भारत के छात्र छात्रा जो एक उस आयु वर्ग के हो, एक प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, उस शिक्षा से वंचित नहीं रहने चाहिए। तो कोई भी किसी प्रकार के जो संप्रदाय से हो, जाति से हो, धर्म से हो, किसी भी स्थान से बिलोंग करते हो, वो हर बच्चे की पहुंच तक वो शिक्षा होनी चाहिए। ये एक प्रसार का मतलब है। तो इसके लिए उन्होंने कौन कौन से सुझाव दिए हैं, अब थोड़ा सा उन पर चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा से पहले की पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, उसके बारे में क्या सुझाव दिया है इन्होंने, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान में राज्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए, जो राज्य की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रम बनाएगी। दूसरा कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार केंद्र खोला जाना चाहिए, जो सारी की सारी उस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी, उसका उत्तरदायित्व वो खुद ही संभालेगा। और ये केंद्र पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षित अध्यापकों के अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी करेंगे। यानी कि इनमें प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा और जो प्रशिक्षित टीचर है उनके लिए भी कुछ अलग से ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे, जिसको अभिनव पाठ्यक्रम का नाम दिया गया है। उसमें प्रसार के लिए उनको टिप्स दिए जाएंगे किस तरह से शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। अधिक से अधिक प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल पहले से ही खुले हुए हैं, उनमें ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें पूर्व प्राथमिक स्तर की व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान दिया जाना चाहिए। यानी कि इस तरह की अगर कोई व्यक्तिगत संस्थाएं खोली गई है व्यक्तिगत प्रयासों से, तो उनको भी जो है प्रोत्साहन देना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए और साथ ही उन्हें प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि उनको आगे प्राथमिक शिक्षा की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अगर वो इस तरह की प्रोग्राम चला सकते हो। नेक्स्ट बता रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अल्पव्ययी विधियों की खोज की जानी चाहिए। यानी कि जो कम से कम खर्च में इस तरह की व्यवस्था कर सकते हो, तो ऐसी विधियों की खोज उसमें की जानी चाहिए। दूसरा इसमें बताया है इन्होंने प्रसार के लिए जो हमारी प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किस तरह से होना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, उससे अधिक तेजी से प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए। यानी कि जिस रेशो में जो है एक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे बढ़ रहे हैं, उसी रेशो से भी बल्कि अधिक जो है हमारे प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इस स्तर पर जो भी हमारा अपव्यय हो रहा है, अवरोधन हो रहा है, उसको कम से कम करने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी कि उस पर नियंत्रण या कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो हमारा प्राथमिक से लेकर के प्राथमिक वैसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर ये अवरोधन या अपव्यय होता है, तो जो अपव्यय हो रहा है, जो बीच में बच्चे छोड़ करके चले जा रहे हैं, या जो बच्चे एक साल के पाठ्यक्रम को 2 या 3 साल में कवर करते हैं, तो उसको अवरोधन कहा जाता है। तो इसको हमें कम से कम करना चाहिए, ये रेशो जो है बहुत कम कर देना चाहिए, या एक ऐसा प्रचार प्रसार करना चाहिए कि ये रेशो बिल्कुल खत्म हो जाए। ऐसे बच्चे जो किसी कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं है, उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही किसी हस्तकार्य में पूर्ण काबिल कर देना चाहिए, योग्य बना देना चाहिए, उनको पारंगत बना देना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जो
प्राथमिक शिक्षा के बाद कक्षा 5 तक की शिक्षा ली या 6, 7, 8 तक की शिक्षा ली और बाद में पढ़ नहीं सकते, उनकी कोई घरेलू पारिवारिक इस तरह की मजबूरी होती है, तो वो जो है उन्हें किसी हस्तकार्य में निपुण बना देना चाहिए। सभी बच्चों को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर तो प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि हर बच्चे उसमें अपने को एनरोल कर सके, पंजीकृत कर सके और वो हर बच्चा जो है वो शिक्षा के अवसर प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इसमें आता है कि जिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद पूर्णकालिक उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ नहीं हो रही हो, उनके लिए अल्पकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बाद में जो पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, उन्हें अल्पकालिक शिक्षा का होना चाहिए, उनको कुछ समय के लिए कुछ पार्ट टाइम जो है उनके लिए शिक्षा का नियोजन किया जाना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि 11 से 14 वर्ष के उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने किसी कारण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, 1 वर्षीय साक्षरता कक्षाएं चलाई जानी चाहिए। यानी कि 11 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो भी उनकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कोई भी कारण रहा हो, वो जिसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आई हो जिससे उनकी प्राथमिक शिक्षा वंचित रह गई हो, तो उनके लिए 1 वर्षीय साक्षरता कक्षाएं चलाई जानी चाहिए, ताकि वो उनके साथ में लग सके। नेक्स्ट, पिछड़ी जाति, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। यानी कि इनकी बस्ती में जाकर के जो है विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि उनको भी शिक्षा जो है सर्वसुलभ हो सके। नेक्स्ट बता रहे हैं कि मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं, वो सुबुद्धि के बालक होते हैं, है ना, या विकलांग बच्चे जो होते हैं, जिनको गूंगे बहरे जो होते हैं, इस तरह से हड्डी से विकलांग होते हैं, है ना, तो उनके लिए अलग से भी स्कूल खोले जाने चाहिए। अब इसके बाद में ये आपकी पूर्व प्राथमिक हो गई। इसके बाद में इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाना चाहिए। जो आपकी 9, 10, 11, 12 है क्लास, वो माध्यमिक शिक्षा में आ जाती है। कहीं कहीं पर कक्षा 6, 7, 8 भी निम्न माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है, तो उसके बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की योजना बनाई जानी चाहिए और उसे 10 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए, उसकी योजना बनानी चाहिए, और वो योजना जो है हमारे आगामी जो 10 वर्ष है उसमें वो कम से कम पूरी हो जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया है कि माध्यमिक स्तर पर होने वाले जो अपव्यय और अवरोधन है उसको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए, उसके रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। अब से कम 30-35 साल पहले की अगर हम बात करें, 30-40 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उसमें आपका जो 10th क्लास होती थी या 12th क्लास होती थी, उसमें बहुत अवरोधन होता था। जो ये चीज बता रहे हैं रोकने का प्रयास करें, क्योंकि उस टाइम जो है एक हार्ड होती थी परीक्षा, जो है पढ़ाई भी बहुत हार्ड होती थी उस टाइम जो है, और बच्चे जो है कक्षा 10 को जो है कोई बच्चा तो पास हो ही नहीं पाता था, 3-3, 4-4 साल हो जाते थे लेकिन वो पास ही नहीं हो पाता था। तो वहां एक बहुत बड़ा अवरोधन आ जाता था, और कहीं कहीं पर अपव्यय भी बहुत ज्यादा वहां पर दिखाई दिया है। कक्षा 9 में बच्चे जो है, जो उनकी वो कक्षा चेंज होती है, विषय चेंज होती है, यानी कि कक्षा 8 तो सामान्य विषय होते हैं, उसके बाद में जो है कुछ आर्ट ग्रुप में पहुंच जाते हैं, कुछ साइंस में, कुछ कॉमर्स ग्रुप में पहुंच जाते थे। तो जो बच्चे साइंस ग्रुप में आ जाते थे, तो उनको अगर लगता था कि साइंस जो है हमसे चल नहीं रही है, तो वो बच्चे जो है वो बीच में छोड़ करके चले जाते थे स्कूल को, वो कक्षा भी पूरी नहीं कर पाते थे, वो अपना 1 साल का जो ड्यूरेशन वो भी पूरा नहीं कर पाते थे। तो वहां पर अपव्यय बहुत ज्यादा में दिखाई पड़ता था। तो उसी टाइम की ये बात है, क्योंकि 64-65 की बात है ना, उस टाइम और ज्यादा रहा होगा, क्योंकि मैं तो बात आपकी कर रहा हूँ ये कम से कम आपकी
80 से 90 के बीच की सब बात बता रहा हूँ आपको, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा अफवाह और अवरोधन देखने को मिलता था। तो उस टाइम जब इन्होंने सुझाव दिए थे तो उस टाइम में बहुत ज्यादा रहा होगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको रोकने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। आगे ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जितनी भी हमारी आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि उस आयु वर्ग के जो है बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे विद्यालय भी खुलने चाहिए, या अगर विद्यालय खुले हुए हैं तो उनमें भवन जो है और भी बन सकते हैं, या आसपास विद्यालय नहीं है, बच्चों के दूर जाना पड़ रहा है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है वहां पर विद्यालय खोले जाने चाहिए। व्यक्तिगत प्रयासों को भी इसमें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोई समाज सुधारक व्यक्ति हो, कोई इस तरह के व्यक्ति हो जो अपने पैसे से जो है या अपनी कुछ जमीन दे सकते हैं और लोगों के पैसों से जो है, समाज सुधार के पैसों से जो है उन पर स्कूल बनवा सके, उनमें बच्चों को एडमिशन दिला सके, तो इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां अंशकालिक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अंशकालिक का मतलब है यहाँ पूर्ण एककालिक, एक तो पूर्णकालिक होती है, अंशकालिक यानी पार्ट टाइम, और पूर्णकालिक जो है पूरे टाइम की शिक्षा। ये कह रहे हैं कि अंशकालिक माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए और विशेषकर व्यावसायिक वर्ग की, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में पूर्ण इकाई माना जाता है, इसीलिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग से पार्ट टाइम क्लास में हम चला सकते हैं, उसकी योजना भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सभी को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर दिए जाने चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे किसी भी धर्म जाति विशेष जाति का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, तो सभी को शिक्षा के समान अवसर दिए जाने चाहिए। किसी के साथ में कोई भेदभाव पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। जो अनुसूचित SC ST और आपके OBC जो है ना, तो इनके लिए एक विशेष योजना कह रहे हैं कि बनाई जानी चाहिए कि इनके माध्यमिक स्कूल, इनके एरिया में माध्यमिक स्कूल खोले जाने चाहिए ताकि इनके बच्चों को भी उसमें जोड़ा जा सके। लड़कियों के लिए और अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए, यानी कि लड़कियों के लिए कम माध्यमिक विद्यालय दिख रहे हैं, सह शिक्षा चल रही है, तो उनके लिए अलग से भी माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। और दूर से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास बनाए जाने चाहिए। उनके लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो है निःशुल्क की जानी चाहिए, यानी कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो निर्धन छात्र छात्राएं होंगी, उसमें छात्राएं होंगी, तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए, छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए उनको। नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि सह शिक्षा के लिए जनमानस तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि को एजुकेशन भी इस स्तर पर होनी चाहिए ताकि हमारा जो पैसा है वो कम खर्च हो सके। को एजुकेशन जो है या सह शिक्षा का जो है प्रारूप तैयार करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए कि को एजुकेशन वहां पर चल सके समाज में। चलिए, ये तो हमारा प्रसार संबंधी हमने सुझाव पढ़े हैं इनके। अब हम पढ़ते हैं कि विद्यालय शिक्षा का उन्नयन भी करना है। अब हमने प्रसार तो कर लिया है, उनकी प्रगति भी करनी है, अब उसमें गुणात्मक शिक्षा भी लानी है ना। प्रसार में हम विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, विद्यालयों में अच्छे पाठ्यक्रम भी चलाए जाने की बात होनी चाहिए, अच्छी शिक्षण विधियों की भी बात होनी चाहिए उसमें, है तभी तो एक उन्नयन हो सकता है उसका। चलो देखते हैं इसमें इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। पहले कह रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक सभी स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य सुस्पष्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने उद्देश्यों की बात करी है, क्योंकि कोई भी शिक्षण संस्था होती है कुछ ना कुछ उद्देश्यों को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, ऑब्जेक्टिव को लेकर के वो खोली जाती है और उसमें सर्वांगीण विकास की बात होती है। अब सर्वांगीण विकास हम कितना किस स्तर पर कर पाते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होने चाहिए, उनको क्या पढ़ाना है, प्राथमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होने चाहिए, माध्यमिक स्तर पर कौन से उद्देश्य होने चाहिए, तो ये पहले स्पष्ट होना चाहिए, तब इसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक माध्यमिक सभी स्तरों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में फिर सुधार किया जाना चाहिए, यानी कि जैसे हमारे उद्देश्य होंगे, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण कर देना चाहिए और उनकी पाठ्यचर्या में आपस में संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि
शिक्षण विधियों में भी सुधार किया जाना चाहिए और विभिन्न स्तरों पर शिक्षण विधियों का अलग अलग प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि जितनी भी हमारी शिक्षण विधियां पहले से चल रही हैं उनमें थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश करें और अलग अलग स्तर के जो बच्चे हैं प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उनकी शिक्षण विधियां भी अलग अलग ही वहां पर प्रयोग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है सभी स्तरों की पाठ्य पुस्तकों में भी सुधार किया जाना चाहिए। यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर की जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भी सुधार किया जाना चाहिए। उनका जो सिलेबस है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। किस स्तर के बच्चों को किस स्तर का सिलेबस दिया जाना चाहिए, किस तरह स्तर की जानकारी हम दे सकते हैं, तो वो उसकी जानकारी उसमें देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस स्तर पर भी निर्देशन और परामर्श की बात आ रही है क्योंकि हर स्तर पर बच्चों को निर्देशन और परामर्श की जरूरत होती है। हर स्तर पर बच्चों की अलग अलग उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनकी कुछ पढ़ाई से संबंधित अलग अलग समस्याएं हो सकती है, उनको विषय से चुनने की समस्या हो सकती है, आगे माध्यमिक स्तर पर उनको रोजगार व्यवसाय चुनने की समस्या हो सकती है, तो वहां पर उनको परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। तो इसीलिए वो निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इनकी मूल्यांकन पद्धति में भी सुधार किया जाना चाहिए। जो परीक्षा होती है, परीक्षा प्रणाली जो होती है, उस परीक्षा प्रणाली में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निबंधात्मक है या हमारे ऑब्जेक्टिव वैल्यू है, वस्तुनिष्ठ है या दोनों प्रकार के हैं, तो उनमें आवश्यकता जिस चीज की हमें पड़ रही है, यानी कि हमारे जो प्रश्न पत्र है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वो विश्वसनीय होना चाहिए, वो वैध होना चाहिए। हमारी पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली वो वैध होनी चाहिए। और फिर मूल्यांकन जब हम करते हैं, जब हम नंबर देते हैं, तो उसमें भी सुधार होना चाहिए और ग्रेडिंग सिस्टम जो है उसको लाना चाहिए और ताकि डिवीजन सिस्टम जो है वो खत्म किया जा सके। तो आगे कह रहे हैं कि विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय संकुल के माध्यमिक और सभी प्राथमिक स्कूलों को अपना स्तर उठाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी कि जो विद्यालय संकुल है जो उनका ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उनके नीचे जो और स्कूल है उनमें कुछ सुधार किया जा सके, उनकी वो समस्याओं को समझ सके है और उन समस्याओं को दूर कर सके।